हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा, हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं और हम उनको कैसे स्टेटमेंट्स में आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कई बार वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते वक्त अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में, जहां पे हम ये देखेंगे कि एडजेक्टिव्स को हम स्टेटमेंट्स में कितने फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। द फर्स्ट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, और वो होता है लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल एंड द फ्यू। आपके एरर करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात करें या इस वाले सेक्शन की बात करें, तो ये आपके सेंटेंस में 3 मार्क्स तक के आ सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली हम चाहे बैंक या एसएससी दोनों एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, लिटिल और अ लिटिल या फिर द लिटिल का डेफिनेशन कहां से आ रहा है और इसको समझेंगे कैसे। देखो, इन दोनों को हमने सेग्रीगेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है, बट वो अलग अलग टाइप की चीजों के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको स्टार्ट करने से पहले ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखो, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। हम स्मॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि स्मॉल का मतलब होता है छोटा। हम बोल रहे हैं लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, ठीक है। जब आप थोड़ी सी किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप ये बोल रहे होते हो कि वो चीज क्वांटिटी में कम है ना। किसमें कम है? क्वांटिटी में कम है। अ लिटिल मतलब थोड़ा ज्यादा। जो आप लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन होता है वो ये है कि अ लिटिल मतलब होता है लिटिल से भी कम। नहीं, अ लिटिल मतलब होता है लिटिल से थोड़ा ज्यादा, और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है उतना सफिशिएंट है। मतलब अगर आपके सेंटेंस में लिटिल वर्ड यूज किया जाएगा तो इसका सेंस आपके सेंटेंस में नेगेटिव होगा। अगर अ लिटिल यूज किया जाएगा तो ये नेगेटिव से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा पॉजिटिव। और अगर द लिटिल का सेंस आएगा तो ये आपके सेंस में सफिशिएंट का मीनिंग करेगा। सफिशिएंसी दिखाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है द लिटिल। अब देखो, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। Little did he know about me, या फिर हम ऐसे ही बोल दें, how dare you talk about me, you know little about me। मतलब आप मेरे बारे में कैसे कर दिए बात, आप मेरे बारे में जानते ही क्या है ना। तो जो लिटिल यहाँ पे यूज हो रहा है वो सेंटेंस का देखो जो सेंस चाह रहा है वो क्या बोल रहा है कि आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते तो लिटिल नेगेटिव ले लिया। फिर हम बोल रहे हैं, कैन आई हैव अ लिटिल शुगर फॉर माई टी, है ना। कैन आई हैव अ लिटिल शुगर फॉर माई टी। तो अ लिटिल का शुगर आपकी चाय को तो थोड़ा मीठा ही बनाएगा, है ना। तो अ लिटिल का जो सेंस चाह रहा है वो नेगेटिव से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब वो थोड़ा पॉजिटिव हो गया। और द लिटिल मतलब द लिटिल शुगर दैट आई हैव इज इनफ फॉर मी टू सर्वाइव फॉर अ वीक। मतलब जितना भी शुगर मेरे पास है वो काफी है कि हम एक वीक तक सर्वाइव कर पाए। इसका मतलब द लिटिल का जो यहाँ पे सेंस चाह रहा है वो सफिशिएंसी दिखा रहा है। क्लियर? अब द थिंग इज कि क्या हम ये सेम कॉन्सेप्ट को फ्यू और द फ्यू के लिए यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? देखो, लिटिल क्वांटिटी के लिए जा रहा है, ठीक है। लिटिल किसके लिए जा रहा है आपके सेंटेंस में? क्वांटिटी के लिए जा रहा है। और फ्यू जाता है आपके सेंटेंस में नंबर्स के लिए। नंबर्स मतलब आप उसको काउंटेबल फॉर्म में देखोगे। अच्छा चलो, मान लो कि हम टीचर हैं और हमारे क्लास में आप स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स आज क्लास में कम आए हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना। तो हम ये क्या बोल पाएंगे? There are little students in the class। हम आपके हाथ पैर काट के आपको छोटा थोड़ी ना कर देंगे। हम क्या बोल रहे हैं? There are fewer students present in the class। fewer क्यों? क्योंकि आप नंबर्स में कम आए हैं। तो इसका मतलब दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है उनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। बस याद आपको ये रखना है कि लिटिल आपके सेंटेंस में अनकाउंटेबल फॉर्म्स में जाएगा और आपके सेंटेंस में ऑन द कॉन्ट्रारी फ्यू अगर यूज हुआ तो काउंटेबल सेंस में होगा, दैट इज विथ नंबर्स। समझ में आया? अब देखो, little, a little, the little are quantitative adjectives and used before uncountable nouns, जो आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा few, a few and the few are used with plural countable nouns। अब आपको क्लियर हो गया? जब हम बॉयज की बात कर रहे थे या क्लास में स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो बेसिकली इन दोनों का जो फॉर्म है उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। a little and a few, ठीक है। हमने क्या बोला? थोड़ा ज्यादा और नंबर्स में थोड़ा ज्यादा। दे बोथ हैव पॉजिटिव मीनिंग्स, जैसा हमने आपको पहले बताया। दे बोथ हैव पॉजिटिव मीनिंग्स। अ लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी नहीं, थोड़ा तो है तो थोड़ा है तो बेटर है, ठीक है।
उसी तरीके से अ फ्यू, अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। अ फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज में जब नंबर जुड़ जाए, जैसा हमने आपको स्टूडेंट्स के केस में एग्जाम्पल समझाया। इन द सेम वे चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और क्लियर करते हैं। आई ड्रैंक सम टी, आई ड्रैंक सम टी, मेरे सब्जेक्ट में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है वो टी है, ठीक। एंड एट अ लिटिल ब्रेड बिफोर लीविंग फॉर माई ऑफिस, ठीक है। अब वो लिटिल ब्रेड की स्लाइस खाई या आपने सिर्फ ब्रेड खाया, है ना। ब्रेड देखो स्लाइसेस में भी मिलता है और ब्रेड पूरे के पूरे एक फॉर्म में भी मिलता है ना। तो बेसिकली उसने कहा मैंने लिटिल ब्रेड लिया। अब कितनी क्वांटिटी ली उसने मेजर करके थोड़ी ना खाया कि हमने चाय के साथ कितना सारा ब्रेड खाया, तो ये अनकाउंटेबल है। इसीलिए देखो यहाँ पे जो फॉर्म जा रहा है ब्रेड का वो क्या है आपका, लिटिल। इन द सेम वे आई मेट विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन येस्टरडे, अब आपके कुछ दोस्तों से आप पिछले दिन मिले, तो जब आप कुछ दोस्त बोल रहे हैं तो दोस्तों को तो आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं ना, फिंगर्स पे तो उनका काउंटिंग होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपके सेंटेंस में, काउंटेबल सेंस में आ जाएगा। तो इसीलिए हम वहां पे देखो कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यू और फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स काउंटेबल। क्लियर। इन द सेम वे कैन यू गिव मी अ लिटिल एडवाइस, पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, हम किसको कितना ज्ञान दे रहे हैं हम इसको नहीं गिन सकते, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ देखो हमने यहां पे भी क्या यूज किया हुआ है, लिटिल। आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी विद अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, मतलब मैं एक डिनर पार्टी एंजॉय कर रहा हूं विद अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी आपके वही फॉर्म हो गए, काउंटेबल नंबर्स में आप उनको काउंट कर सकते हो, तो इसीलिए इसके साथ भी जो फॉर्म जा रहा है वो यहाँ पे आपका हो रहा है फ्यू एंड फ्रेंड्स। आई होप दिस इज क्लियर सो फार, और नंबर और क्वांटिटी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि ओनली और क्वाइट को हम लोग अ लिटिल और अ फ्यू के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ सी दिस, ओनली when placed before a little or a few, जब आप only को place करते हो before a little or a few, it is used to emphasize that the quantity or the number is really small, ठीक है। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, आप ये emphasize करना चाहते हैं कि जिस quantity की हम बात कर रहे हैं little के साथ या few के साथ, जिस number की बात हो रही है वो बहुत ज्यादा small है। जैसे only a few customers have bank accounts, Only a few customers have bank account, only a few जब लग गया तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ज्यादा के पास नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास में बैंक अकाउंट्स हैं। क्लियर। लेकिन जब वहीं पे आप सेंटेंस में क्वाइट को ऐड कर देते हो, देखो एकदम सिंपल से ना ऐसे याद रखना कि ओनली का मतलब होता है, ओनली अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देता है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर ओनली आपके सेंटेंस में अ फ्यू या फिर आपका अ लिटिल के साथ यूज होगा तो वो ये बताएगा कि ये जो क्वांटिटी है आपके सेंटेंस में ये बहुत कम है, मतलब बिल्कुल से आप समझ लो कि नेगेटिव के सेंस में चली गई, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे सेंटेंस में क्वाइट अ फ्यू, अगर हम यही बोल देते क्वाइट अ फ्यू, तो मतलब थोड़े ज्यादा लोग आए, है ना, या थोड़े ज्यादा चीजों की बात की जा रही हो। जैसे देखो Quite when placed before a little, a few, it increases the quantity or number considerably. हम बोल रहे हैं it increases the quantity or number considerably, है ना। I have quite a few books on English literature. मेरे पास थोड़ी ज्यादा ही बुक्स होंगी इंग्लिश लिटरेचर पे, भले हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ी कम हो, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस में आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ओनली लगने से अ फ्यू और अ लिटिल में जब भी आप सेंटेंस को यूज करोगे तो आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे ओपिनियन में वो चीज बहुत कम है, ठीक है, या स्पीकर के ओपिनियन में कम है। और क्वाइट अ फ्यू लगने से हम सेंटेंस में ये बोल रहे हैं कि वो जो चीज है वो थोड़ी ज्यादा है, कंसिडरेबली उसका नंबर और ओनली से थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो यूज अ लिटिल विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब सेंटेंस में अ लिटिल को कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ या फिर कंपैरेटिव एडवर्ब्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। जैसे I seem to be getting a little better now, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटर है वो हमारे कौन से डिग्री में जा रहा है, कंपैरेटिव। हम बोल रहे हैं हम कल से बेटर फील कर रहे हैं, तो a little better, समझ में हम क्या बोल रहे हैं, कल से बेटर फील कर रहे हैं तो a little better। तो सेंटेंस में a little better हमारे सेंटेंस में कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के लिए भी जा सकता है। In the same way, what you need is a little more exercise. Now, what you need is a little more exercise. थोड़ी एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे थे, थोड़ी और की जरूरत है ना। तो यहाँ पे अ लिटिल के साथ भी आप मोर को यूज कर सकते हो। सो बेसिकली वी कैन ऑल्सो यूज अ लिटिल विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, ये बताने के लिए कि आपका जो स्टेट है वो पहले से अच्छा है, चाहे वो बेटर यूज करके कर लीजिए या मोर यूज करके कर लीजिए। समझ आया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिटिल फ्यू,
अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया, लिटिल और फ्यू का जो मतलब होता है, इट डिनोट्स स्कार्सिटी और लैक एंड इम्प्लाइज अ नेगेटिव मीनिंग, जस्ट द वे विच आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड, कि इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। आई हैव वेरी लिटिल मनी, मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत कम है, तो कम है तो इसका मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब मेरी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं उन पैसों से, तो डेफिनेटली देखो सेंस तो पूरा पूरा नेगेटिव बन रहा है। देयर आर अ फ्यू रिसोर्सेज अवेलेबल, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें से बहुत कम हमारे पास अवेलेबल है, तो अवेलेबल कम है इसीलिए तो हमारा काम रुका पड़ा है ना। तो इसका मतलब इसका भी जो सेंस जा रहा है सेंटेंस में, देखो वो क्या जा रहा है, सीधा सीधा नेगेटिव। क्लियर? नाउ वी कम टू द लिटिल एंड द फ्यू। नाउ सी द लिटिल एंड द फ्यू, जैसे हमने आपको बोला सफिशिएंट है, काफी है, काफी वाला मीनिंग देता है वो, ठीक है। जैसे द लिटिल का मतलब ज्यादा तो नहीं, बट ऑल दैट देयर इज, बट मतलब जितना भी है, तो मतलब सफिशिएंट, काफी, ठीक है। द फ्यू, नॉट मेनी बट ऑल दैट देयर इज। क्लियर? द लिटिल नॉलेज ऑफ कुकिंग दैट शी possessed stood her in good stead, मतलब उसको जितना भी थोड़ा मोड़ा खाना बनाना आता था, उसने जाकर उसको सही ही, मतलब उसको कहीं पे भी डिमोटिवेट नहीं किया, या मान लीजिए उसकी शादी हो गई और उसको खाना बनाना आ गया, जितना भी आता था उसके ससुराल वाले खुश थे। तो यहाँ पे द लिटिल मतलब जितना भी उसके स्किल थे उसके पास, वो उसको इतना काफी था कि उसको ससुराल में उसको लोगों ने ताने नहीं मारे। समझ आया? उसी तरीके से द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, The few friends he has are all very kind, मतलब जितने भी फ्रेंड्स उसके पास हैं सारे बहुत काइंड हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं मतलब जितने भी हैं तो काफी, जितने सफिशिएंट अमाउंट उसके पास लोग हैं वो काफी है। इसीलिए इसका मतलब सब तो नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है उतना ही उस समय के नीड के अकॉर्डिंग होता है। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेस एंड लेसर, फाइन। लिटिल और लेस में क्या कोई ज्यादा डिफरेंस है? हिसाब से देखा जाए तो खास नहीं, क्वांटिटी दोनों ही डिनोट करते हैं। अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ और टू अ स्मॉलर डिग्री, इट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट दैन। लेस का मतलब भी क्वांटिटी के लिए चाहता है अमाउंट, थोड़ा अमाउंट, ठीक है। माई क्लास हैज लेस दैन 40 स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो लेस है वो नंबर के साथ भी जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरी क्लास में आज लेस दैन 40 स्टूडेंट्स आए हैं, याद रखिएगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दैट यू गेट टू सी इन एग्जाम्स, one of the most important statements that you get to see in exams. less अपने साथ than को यूज कर सकता है to indicate lesser amount, ठीक है। ये एग्जाम में एरर करेक्शन का भी पार्ट है, तो याद रखिएगा less अपने साथ than को बिल्कुल फॉलो करता है। he asked his mother to put less sugar in his tea, लेकिन विदाउट भी यूज हो सकता है, less than sugar थोड़ी ना बोल सकते हैं हम, है ना। हम क्या बोलेंगे कि क्वांटिटी में कम शुगर डालना है, तो हम बोलेंगे he asked his mother to put less sugar in his tea. Now we come to lesser. Lesser, it is used to describe something that is not great in size, amount or importance. lesser का मतलब उसकी importance को और कम कर देना होता है, फिर चाहे वो size की बात हो, quantity की बात हो, या फिर उसकी quality की बात हो। समझ आया? जैसे देखो, याद एक और चीज आपको रखना है कि लेस अपने साथ than को फॉलो कर सकता है, लेकिन लेसर के साथ हम than को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम than को फॉलो नहीं करते। अब आप देखो, a lesser man usually does not start fighting. Now this is very important. a lesser man का मीनिंग क्या होता है ना, कमजोर, ठीक है। लेसर का एक्चुअल जो मीनिंग निकल के आएगा वो होगा आपके सेंटेंस में कमजोर। एक कमजोर इंसान जल्दी से किसी भी फाइट में नहीं जुड़ेगा। जाहिर सी बात है, लेसर मैन का मतलब यहाँ पे वो पर्सन जो बहुत वीक है, ठीक है। इन द सेम वे he requested the judge to alter the charge of murder to a lesser charge. उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि जो चार्ज ऑफ मर्डर है, जिसको आपने मर्डर के चार्ज में डाला, उसको थोड़ा सा लेसर कर दीजिए, ठीक है। मतलब उसके चार्ज के इफेक्ट को थोड़ा कम कर दीजिए। इज दैट क्लियर? तो लेसर के साथ क्या क्या याद रखना है कि ये जिस भी चीज के बारे में बोलता है उसकी इंपॉर्टेंस या साइज या अमाउंट को बहुत लेसर डिग्री में शो करता है। इसके साथ हम दैन को यूज नहीं करते, बट लेस के साथ हम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और लेसर मैन अगर कभी सेंटेंस में आ जाए तो ये मत समझिएगा कि मैन को काट के छोटा किया हुआ है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है वो पर्सन बहुत वीक है। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अनदर, अदर, ठीक है। चलो, एक वो सेक्शन जहां पे जल्दी बच्चे गलती करते हैं और वो कहां से होता है, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अनदर एंड अदर। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो देखते हैं। अनदर बोल रहा है वन एक्स्ट्रा और एन ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट, ठीक है। मतलब वो एक किसी एक्स्ट्रा चीज को डिनोट कर रहा है, मतलब सीधे सीधे इसका जो टर्म जाएगा वो एक्स्ट्रा से जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट, अदर का मतलब होता है एक्स्ट्रा और ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जैसे कि याद रखिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में अनदर को यूज किया जाएगा, इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव, अनदर इज सिंगुलर देयरफॉर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, है ना, समझ आया। अनदर मतलब इसके अलावा दूसरा वाला, और अदर का मतलब होता है इसके बाद वाला। जैसे देखो सेंटेंस में अगर हम बोले एक्स्ट्रा और ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वुड यू लाइक अनदर बनाना, मतलब आपने एक खा लिया, क्या आप दूसरा खाएंगे? तो अनदर का मतलब होता है दूसरा, इसके बाद वाला, खाएंगे क्या? तो अनदर यूज करेंगे हम, इसकी जगह पे अदर यूज नहीं करेंगे, अदर बनाना नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दो हाथों की बात की जाती है और आप बोलते कि आई एम होल्डिंग पेप्सी विथ वन हैंड एंड कोक विथ अनदर, तो विथ अनदर होगा या विद द अदर होगा? तब आप बोलोगे कोक विद द अदर हैंड, ठीक है। देखो याद क्या क्या रखना है आपको, ये ऑल्टरनेटिव है आपका, इस हाथ के अलावा राइट हैंड का ऑल्टरनेटिव आपका कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वाला हैंड हो जाएगा, है ना, तो वहां पे वो ऑल्टरनेटिव के लिए जाएगा। अब देखो, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, इज देयर अनदर रेस्टोरेंट अराउंड हियर वी कुड गो, ठीक है, वी कुड गो टू। तो मुझे ये जगह तो पसंद नहीं है, क्या कोई और रेस्टोरेंट है यहाँ आसपास जहां हम जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो अनदर का मतलब होता है कि तो इसका मतलब इसके अलावा, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, इस रेस्टोरेंट के अलावा कोई और रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे अनदर का जो सेंस जाता है वो इसके बाद वाले के लिए जाता है, ठीक है, दूसरा, अगला, समझ आया। अदर देखो, व्हाट अदर बुक्स डू यू नीड फॉर योर डॉटर, आपने जो बुक्स खरीदी इसके अलावा क्या कोई और अदर बुक चाहिए? व्हाट अनदर बुक बोलोगे क्या आप? नहीं बोल पाओगे, है ना। सम म्यूजिक काम्स पीपल, कुछ म्यूजिक लोगों को सूद करते हैं, उनको खुशी देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, है ना। अदर हैज द ऑपोजिट इफेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे आप कोई और टाइप का म्यूजिक सुन लो जिसमें बहुत सारा जैज है, बहुत सारा पॉप म्यूजिक है ना, तो वहां पे आप वहीं पे उसका इफेक्ट कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उल्टा भी पड़ता है। मम्मी पापा के सामने चला के देख लीजिए पॉप म्यूजिक, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आया। तो बेसिकली हमारे पास सेंटेंसेस में भी अदर और अनदर को एडजेक्टिव्स की तरह यूज किया जाता है, और इससे क्वेश्चन कॉमन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है। इनफैक्ट ये अदर वर्ड से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ भी चुका है 1 मार्क्स का। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये दूसरा ऑल्टरनेटिव बताता है, एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव, ठीक है, और अनदर वन एक्स्ट्रा बोलता है, दूसरा, अगला, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं सम और एनी की तरफ। अ सर्टेन नंबर और अमाउंट, सम और एनी का मतलब सीधा सीधा होता है कुछ अमाउंट या फिर अ सर्टेन नंबर, ठीक है। बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन। इस सेंटेंस में आपको याद क्या रखना है कि दोनों ही वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स का भी काम कर सकते हैं और प्रोनाउंस का भी काम कर सकते हैं। बोथ आर यूज्ड विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स नॉर्मली, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, बोथ कैन बी यूज्ड विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स नॉर्मली। वी यूज सम विद एफर्मेटिव वर्ड्स but we use any with negative verbs and questions। हम सम को एफर्मेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब सम का जो सेंस चाहता है सेंटेंस में वो एफर्मेटिव होता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। और वही नेगेटिव जो एनी है वो नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले क्लियर करते हैं। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द यार्ड, इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट सा है, पता चल रहा है कि कुछ बच्चे यार्ड में खेल रहे थे, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस होता है इसका, ठीक है। अब दूसरे में बोल रहे हो मिस्टर शर्मा रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे जो एनी क्वेश्चन जा रहा है, देखो यहाँ पे वो जो सेंस दे रहा है वो आपके सेंटेंस में कैसा दे रहा है, सीधा सीधा नेगेटिव सेंस, ठीक है। बिफोर प्लूरल नाउन्स सम टेक्स प्लूरल वर्ब्स। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस कि प्लूरल नाउन्स, ठीक है, हैं अगर सम उसके पहले बैठा है। याद क्या क्या रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई प्लूरल नाउन है और उसके पहले हम लोग सम को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, सम को यूज करते हैं, तो वो प्लूरल वर्ब ही लेगा। तो वर्ब आपके सेंटेंस में कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन सम टेक्स सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर यही प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन, तब जो ये ऑब्वियस बात है, अनकाउंटेबल नाउन का रूल तो हम लोगों ने 50 बार पढ़ा होगा, है ना। ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वो कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सम कार्स आर डैमेज्ड, ठीक, आर डैमेज्ड, आर क्यों, क्योंकि you're talking about some cars, मतलब ये जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब आर। Here are some suggestions, अब सजेशन को काउंट करिए, सजेशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं,
है ना। हमने आपको आज एक सजेशन दिया कि चलो अपने रूम को पिंक करो, कल 2 और दिए कि नहीं नहीं जो यार्ड है उसको ग्रीन और ब्लू रखो, है ना। तो सजेशंस को आप काउंट कर सकते हो, तो हियर आर सम सजेशंस हो सकता है, ठीक है। हियर आर एनी सजेशंस तो आप नहीं बोलोगे, या हियर इज सम सजेशन, नो, क्लियर। सम एक्शन इज नेसेसरी, नाउ एक्शन इज कंप्लीटली अनकाउंटेबल, है ना। एक्शन क्योंकि आपके सेंटेंस में ये जो नाउन का फॉर्म है ये अनकाउंटेबल हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, इज को। देयर इज सम ब्रेड इन द फ्रिज, देयर इज सम ब्रेड, हमने आपको अभी बताया था ना एक एग्जाम्पल में कि ब्रेड का जो सेंस होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ब्रेड को जनरली हम स्लाइस में नहीं लेते, वो रोटी की तरह समझा जाता है, ठीक है। अब रोटी के तो टुकड़े होते हैं, राइट, तो थोड़ी सी रोटी खाई, मान लीजिए आपने एक रोटी से 2 टुकड़े खाए, तो सम यू हैड सम चपाती, ठीक है। तो नंबर्स में वो इकट्ठे नहीं बोला जाता, वो रोटी का सेंस क्योंकि होता है, इसी वजह से वो भी अनकाउंटेबल होता है। तो देखो यहाँ पे भी जो सेंस चाह रहा है वो इज है ना। देयर इज सम ब्रेड इन द फ्रिज, क्लियर। चलिए आगे बढ़ के समझते हैं ऑल और होल का कॉन्सेप्ट। एकदम से दिमाग में क्या चीज आ रहा है, ऑल, सब, होल, सब, तो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो इस सेंटेंस में कैसे समझते हैं, देखो फॉर कंप्लीट सिंगल थिंग and events that are countable and defined we use the whole or the whole of, ठीक है। हम the whole भी यूज कर सकते हैं, the whole of भी यूज कर सकते हैं। Now we were there for the whole of April. I'm feeling pain throughout the whole of my body. The whole performance was disappointing from start to finish. अब यहाँ पे all को for singular, all और holes को जब singular nouns के लिए यूज किया जाता है तब आप सेंटेंस में एक चीज याद रखिएगा कि वो कंप्लीट सेंस बताते हैं, ठीक है। एंड डिफाइंड एज द होल और द होल ऑफ, मतलब द होल भी जितना सही है उतना ही सही द होल ऑफ भी होगा, क्लियर। वी वर देयर फॉर द होल ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो यू वर देयर फॉर द एंटायर टाइम, राइट। आई एम फीलिंग पेन थ्रू आउट द होल ऑफ माई बॉडी, सो थ्रू आउट द होल ऑफ माई बॉडी आई एम फीलिंग पेन, दर्द महसूस कर पा रहे हैं, राइट। द होल परफॉर्मेंस वॉज डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस था, राइट, तो वो स्टार्टिंग से फिनिश तक बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, मजा नहीं आया, है ना। सो बेसिकली सेंटेंस में होल और ऑल में भी डिफरेंसेस होते हैं। अब होल और ऑल प्लूरल नाउन्स के साथ कैसे जाएंगे, देखो सिंगुलर के साथ तो क्लियर हो जाता है, प्लूरल के साथ कैसे जाएंगे। बोथ ऑल एंड होल कैन बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे जब ये प्लूरल नाउन्स के साथ आएंगे तो इनका मीनिंग थोड़ा सा डिफर कर जाता है। कैसे, होल विद प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है कंप्लीट, इट मीन्स एंटायर, ठीक है, सारा। And all with plural nouns mean everything and every person of a particular kind, मतलब ये just kind के लिए यूज किया जाएगा, ये उस kind का मतलब उस particular kind का complete form होगा, है ना। वो चाहे चीजों के लिए हो तो everything, और अगर people के लिए हो तो every person, ठीक है। जैसे देखो whole buildings have been destroyed, ठीक है, whole buildings, सारी की सारी buildings को destroy कर दिया गया, सारी की सारी buildings। All the buildings have been destroyed का मतलब होता है सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया, शायद कंप्लीटली नहीं किया गया, तोड़ फोड़ मचाई गई है लेकिन शायद कंप्लीटली नहीं मचाई गई है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप होल बिल्डिंग्स को आप बोल रहे हो तो आपका सेंस है एंटायर, सब कुछ खत्म, सब कुछ तोड़ के खत्म कर दिया गया। एंड ऑल बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तोड़ फोड़ तो मची है लेकिन कंप्लीटली या एंटायरली की गई है ये नहीं पता, सबको इफेक्ट किया गया, सबको तोड़ा गया, लेकिन एंटायरली किया गया ये नहीं पता, समझ में आया। तो होल का जो सेंस होता है वो मतलब कंप्लीट, जब आप बोलते हैं ना होल बिल्डिंग तब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक ध्वस्त कर दिया गया है, ठीक है, खत्म, बिल्कुल खत्म। और ऑल बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है सारी बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ मचाई गई है, सबको तोड़ा गया है, लेकिन कंप्लीट तोड़ा गया है ये सेंस नहीं आता ऑल के साथ, समझ में आया। तो जब ऑल को आप प्लूरल नाउन्स के साथ यूज कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस में ये प्लूरल नाउन बिल्डिंग था, है ना, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हो तब आप सेंटेंस में ये बोलना चाह रहे हो कि उसका जो मीनिंग होगा वो होल और ऑल दोनों केसेस में डिफर कर लेंगे, समझ आया। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि होल का जो सेंस है वो कंप्लीट या एंटायर होगा और ऑल का मतलब सब कुछ होगा, है ना, सब कुछ होगा फॉर पर्टिकुलर काइंड। सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट एंड नियरेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट मतलब अगला, नियरेस्ट मतलब सबसे पहला, है ना। तो दोनों में देखो थोड़ा डिफरेंस है। वी यूज नेक्स्ट या द नेक्स्ट टू मीन इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग, अगला तुरंत इसके बाद वाला। जब आप बताने के लिए किसी चीज को यूज करते हो तब आप नेक्स्ट यूज करते हो। वी यूज द नियरेस्ट, इट मीन्स द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, है ना। जैसे देखो अगर आप यहां हो और आपके अगले चेयर पे कोई बैठा है
तो आप इसके ये पर्सन आपके नेक्स्ट में है, ठीक है। और जब आप यहां हो और बहुत सारे लोग हैं तो जो सबसे पहला पर्सन है वो सबसे नियरेस्ट है। यही डिफरेंस है दोनों में, दैट्स इट, ठीक है। चलो देखो कैसे स्टेटमेंट्स में आप यूज करोगे। द बर्थडे पार्टी इज इन द नेक्स्ट हॉल, मतलब इस हॉल में नहीं है, इसके बाद वाले हॉल में है, तो मतलब इमीडिएटली आफ्टर दिस, ठीक है। एंड दे टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जब उसकी तबीयत खराब हुई तो सबसे पास वाले अस्पताल में उसको लेकर, इसका ये मतलब नहीं था कि अगले अस्पताल में उसको लेकर गए, समझ आया। तो नेक्स्ट का मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर दिस, दैट इज जस्ट आफ्टर, एंड नियरेस्ट मींस द क्लोजेस्ट वन, द क्लोजेस्ट इन डिस्टेंस, समझ आया। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, डोंट यूज द or a preposition in front of next while talking about the future, and this is something that we actually commit as mistake. Actually हम लोग बचपन से ही इसको गलत ही बोलते आए हैं, इसीलिए वो गलत ही निकलता है ना। याद क्या रखना है कि आपको इसके साथ कोई भी द या फिर preposition को यूज नहीं करना है। कब? जब आप फ्यूचर के बारे में किसी स्टेटमेंट में बात कर रहे हो, मतलब जब आप फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हो तब आप इसको यूज नहीं करोगे। जैसे शी इज गेटिंग मैरिड द नेक्स्ट वीक, अरे द नेक्स्ट वीक क्यों, वो अगले हफ्ते ही तो गेटिंग मैरिड है ना। आप क्योंकि फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो आप बोलोगे शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, क्लियर। द नेक्स्ट फ्राइडे इज 11 जुलाई, नो नेक्स्ट फ्राइडे इज 11 जुलाई, वाई द नेक्स्ट, ऑलरेडी यू नो कि नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है ना, तो द का वैसे भी वहां जरूरत नहीं है, ऊपर से वो फ्यूचर एक्शन बता रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे इज 11 जुलाई। आई होप दिस इज क्लियर सो फार। नेक्स्ट नियरेस्ट तो खैर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बट हमने आपको एक्सेप्शन इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये वो जगह है जहां पे हम वर्बली भी गलतियां करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू गुड एंड वेल, बैड एंड इल, ठीक है। गुड, वेल, बैड, इल, इसको समझाने से पहले हम सब जानते हैं कि गुड का मतलब होता है अच्छा, वेल मतलब ठीक ठाक, सही है, वो भी अच्छा ही है, बैड मतलब बुरा, इल मतलब भी बुरा, है ना। तो देखो एक बार कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में दोनों कैसे फॉर्म को बदलते हैं या कैसे यूज किए जाते हैं। ये हमने इसलिए रखा ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है, आपको समझने में आसान हो जाए। याद रखिएगा गुड और वेल दोनों की जो डिग्रीज हैं वो सेम है, दोनों के जो डिग्रीज हैं वो सेम है। गुड और वेल दोनों का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो बेटर है और दोनों का जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो बेस्ट है, ठीक। सेम बैड और वर्स के लिए भी चाह रहा है, बैड और इल का भी जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो वर्स है और जो आपका इसका फॉर्म है, सुपरलेटिव का फॉर्म है वो आपका वर्स्ट है। अब ये यूज कैसे किए जाते हैं, देखो गुड इज एन एडजेक्टिव, ही इज अ गुड बॉय, है ना, दिस इज गुड टू टेस्ट, सही है, गुड इज एन एडजेक्टिव, बट वेल इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। गुड तो एडजेक्टिव है लेकिन वेल दोनों है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, क्लियर। देखो वी यूज गुड फॉर पीपल थिंग्स to say that they are very satisfactory, enjoyable, pleasant, interesting, kind and helpful, ठीक है। आप ये बोलना चाह रहे हो कि गुड को आप जो गुड है वो पीपल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। क्या बताने के लिए यूज कर सकते हो, ये बताने के लिए कि वो सेटिस्फैक्टरी है या फिर वो मजेदार है या प्लेजेंट है या इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ओके। चलिए, लेकिन वेल को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं किसी के हेल्थ कंडीशन को बताने के लिए। गुड तो हर चीज के लिए जा सकता है ना, लेकिन अगर हम वेल को यूज करें तो हम वेल को हमेशा यूज करेंगे किसी पर्सन के हेल्थ को रिलेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ को। जैसे वी हैड गुड टाइम एट द पार्टी, वी हैड वेल टाइम बोल पाओगे, नहीं। क्लाइमेट इन दिस प्लेस इज रियली गुड, इस जगह का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सैटिस्फैक्टरी है, प्लेजेंट है, एंजॉयबल है, कुछ भी बोल दो उसका सेंस तो कहीं भी चला जाएगा। We are having such a good time here. We are having such a good time here. But he is not very well today. आप ये नहीं बोल सकते he is not very good today, है ना। आप बोलते हो जब आप हेल्थ कंडीशंस को रेफर करते हो तब आप यहाँ पे वेल यूज करते हो। गुड का सेंस बहुत ब्रॉड जाता है, वेल का सेंस जनरली किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बैड एंड इल के बारे में। बैड इज एन एडजेक्टिव, इल कैन बी बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जैसा कि आपने वेल के कंडीशन में पढ़ा बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। We use bad for people things to say that they are unpleasant and causing difficulties and harm or low quality or very not acceptable, something which is not acceptable at all, आप bad use कर दो, ठीक है। लेकिन इल को अगर करना होगा तो सेम चीज, हमने जैसे वेल पढ़ा वैसे इल पढ़ लीजिए। याद रखना है, इसको याद रखना सबसे आसान है, इसीलिए हमने वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना दिया था, है ना। तो गुड और बैड एडजेक्टिव, वेल और इल बोथ एडजेक्टिव एंड आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। दोनों किस लिए रिलेट किए जाएंगे, हेल्थ के साथ रिलेट किए जाएंगे, बस खत्म कॉन्सेप्ट,
ठीक है, एकदम चाप लेके मत, बिल्कुल भी टेंशन लेकर मत पड़िएगा, ठीक है। चलो देखो एक कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। आई कुड नॉट लीव होम बिकॉज ऑफ बैड वेदर। बिकॉज ऑफ इल वेदर बोल पाओगे? वेदर इल है या बीमार है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट लीव होम बिकॉज ऑफ बैड वेदर। सिंपली बैड वेदर की वजह से हम नहीं छोड़ सकते। द मैसन डिड अ गुड जॉब ऑफ द रिपेयर्स ऑन द रिपेयर्स। मतलब मैसन मतलब होता है मजदूर, काम करने वाला, ठीक है। तो जो मजदूर है काम करने वाला, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो आप ये नहीं बोल सकते या बुरा काम किया, सॉरी यहाँ बैड जॉब है तो बुरा काम किया। आप ये बोल पाएंगे क्या सेंटेंस में कि उसने इल काम किया? नहीं, काम को थोड़ी ना बीमार कर दिया, है ना। शी इज इल सो अनेबल टू कम। आप ये नहीं बोल सकते शी इज बैड, क्योंकि अगर आप शी इज बैड बोल दोगे तो आप ये बोलोगे वो लड़की ही बुरी है, इसीलिए वो नहीं आ पा रही, जो कि सेंस भी नहीं कर रहा क्रिएट, है ना। सेंटेंस का सेंस भी गड़बड़ हो जा रहा है। He has been ill with dengue, क्योंकि वो बीमारी से परेशान है, तो वहां पे भी आप बैड यूज नहीं करोगे। आप सेंटेंस में जो फॉर्म यूज करोगे वो सीधा सीधा इल होगा। समझ आ गया? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एक बार फिर से हम आपको ये चीज समझा देते हैं, फिर से इस पे आ जाइए। सिंपली क्या याद रखना है कि गुड और बैड हमारे सेंटेंस में क्या हो जाएंगे? सीधा सीधा एडजेक्टिव्स, ठीक। और वेल और इल हमारे सेंटेंस में क्या हो जाएंगे? बोथ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। हम इसको सेंटेंस में कब यूज करेंगे? जब हम किसी के पर्सन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम जब किसी भी पर्सन के हेल्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जब क्वालिटी के हिसाब से या फिर एक्सप्रेशन, एंजॉय या प्लेजेंटनेस दिखाना होता है ना, या किसी भी चीज की बुराई हो, तब आप वहां पे गुड और बैड को यूज कर सकते हो। दैट्स अ सिंपलेस्ट थिंग टू रिमेंबर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फार, फार्दर, फर्दर, ठीक। याद कैसे रखेंगे? देखो फार ऐसे, पहले तो ना इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलो, फार, फार्दर और दूर, और फर्दर। अब याद क्या रखना है? फार का मतलब देखो दूरी से हो रहा है ना। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये दूरी तो दिखाएगा लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस, फार वर्ड से याद रख लीजिए, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में, ठीक। फार्दर, फार से इसको भी याद रखना, फार मतलब ये भी डिस्टेंस को ही इंप्लाई कर रहा होगा। कैसे करेगा अभी हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे। और फर्दर का मतलब होता है इसके अलावा। तो देखो फर्दर में फार तो है नहीं, तो बस कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। जहां फार है वो डिस्टेंस के लिए चला जाएगा, और जहां फर्दर यूज किया जाएगा उसका मीनिंग हो जाएगा आपके सेंटेंस में एक्स्ट्रा, अलग से, ठीक है। जैसे देखो, इज करोल बाग फार फ्रॉम अस? नेगेटिव क्वेश्चन, क्या ये और ज्यादा दूर है? वी डोंट लीव फार फ्रॉम हियर, हम ये से ज्यादा दूर नहीं रहते। मतलब डिस्टेंस को बताने के लिए आप फार को यूज कर सकते हो। प्राइजेस विल नॉट कम डाउन वेरी फार, प्राइजेस ज्यादा दूर तक नीचे नहीं गिरेंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। However, we do not use far when we are stating distance. Now this is important. अगर आप डिस्टेंस को नंबर्स में, किलोमीटर्स में आप लिख लेते हो, मीटर, सेंटीमीटर, कोई भी फॉर्म में, ठीक है, तब आप इसके साथ फार यूज नहीं कर सकते। ये बहुत इनएप्रोप्रिएट यूजेज है इंग्लिश ग्रामर में। जैसे कि दिल्ली इज 200 किलोमीटर्स फार फ्रॉम जयपुर, ठीक है। दिल्ली इज 200 किलोमीटर्स फार फ्रॉम जयपुर। तो दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, तो दूर है तो 200 किलोमीटर तो बोल दिया ना, तो दोबारा वहां पे फार नहीं जाएगा। करेक्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। जयपुर से 200 किलोमीटर कौन है? दिल्ली है, बस सीधा खत्म। फार का डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे। क्या मतलब अगर हम दिल्ली से कहीं और की बात कर रहे होते तो ये और ज्यादा दूर होता है कि नहीं? और ज्यादा दूर होता ना, तब आप फार क्यों यूज करोगे? सिंपली जब भी डिस्टेंस मेंशन हो जाएगा आप फार को यूज नहीं करोगे। हो सकता है उससे दूर भी कोई प्लेस हो। समझ आया? तो ये तो होता है हमारे सेंटेंस में यूज करना फार, फादर और फादर, फर्दर को, ठीक है। चलो, फार टू का मतलब, और फार टू मच, फार टू मेनी, फार टू मच एंड फार टू मेनी। अब इनको पढ़ते हैं। देखिए, फार टू का मतलब होता है इट एक्सप्रेसेस समथिंग फार टू बिग, मतलब उसका जो सेंस होगा ना सेंटेंस वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। शी इज फार टू सिंपल, वो जरूरत से ज्यादा सिंपल है, जरूरत से ज्यादा। इट इज फार टू अर्ली टू जज, जरूरत से ज्यादा अर्ली है, हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली जब जरूरत से ज्यादा का कंसेप्ट हो जाता है, व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच एक्सप्रेसेस समथिंग विल लाइक फार टू बिग इन अ बिगर सेंस, तब आप फार टू यूज करते हो। और फार टू मच जैसे ही आ जाएगा, मच और मैनी किसके लिए जाता है? क्वांटिटी के लिए जाता है, सीधा सीधा, है ना। तो देखो, इट एक्सप्रेसेस ग्रेटर क्वांटिटी दैन इज नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी
या डिजायर से ज्यादा मिल जाना को फार टू मच या फार टू मेनी को भी यूज किया जा सकता है। जैसे यू सर्टेनली हैव फार टू मेनी टॉयज, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा खिलौने हो गए, इस बार तुम्हें और खिलौने नहीं दिए जाएंगे। समझ आया? तो देखो फार का मतलब डिस्टेंस, फार टू का मतलब समथिंग कुछ और ज्यादा एक्सप्रेस करना बिग करके, है ना। और फार टू मच या फार टू मेनी मतलब जरूरत जितनी है या डिजायर जितनी है उससे भी ज्यादा का सेंस जब आ जाएगा तब आप फार टू मच भी यूज कर सकते हो और फार टू मेनी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इट्स अबाउट फादर एंड फादर्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। वेरी सिंपल, जब आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज करोगे तो फादर यूज कर दीजिए, जब आप सुपरलेटिव में जा रहे हैं तो आप फादर्स यूज कर लीजिए। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर बिल्कुल भी आप ट्रबलसम मत रहिएगा, पहले वर्ड्स को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ सी दे कैन ओनली बी यूज फॉर फिजिकल डिस्टेंस। जैसा कि हमने बोला कि फार्दर को याद रखने के लिए फार को तोड़ दो, फार्दर याद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दूर का डिस्टेंस बताने के लिए हम फार्दर को यूज करते हैं। रिमेंबर ओनली फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, ओनली फिजिकल डिस्टेंस। मुंबई इज फार्दर फ्रॉम बड़ौदा, मुंबई बड़ौदा से ज्यादा दूर है। मुंबई इज फार्देस्ट सिटी फ्रॉम ऑफ द थ्री, लेकिन जब फार्देस्ट आउट ऑफ द थ्री, हमने आपसे क्या बोला, कंपैरिजन दो ही लोगों में होगा, दो से अगर एक भी ज्यादा हुआ तो वो सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा, तब हमारा जो सेंटेंस का करेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, फार्देस्ट सिटी ऑफ द थ्री। समझ आया? नेक्स्ट वी हैव फर्दर एंड फर्देस्ट। नाउ फर्दर और फर्देस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो समझो। इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन फिजिकल डिस्टेंस एंड इट ऑल्सो मीन्स एडिशनल। फर्दर हमने आपसे क्या बोला, एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट यू, मतलब मुझे आपके इनके बारे में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या इससे थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो फर्दर का सेंस यूज हो रहा है सेंटेंस में, उसका सेंस कैसा जा रहा है, एडिशनल। ठीक है, अब देखो फर्दर सप्लाईज ऑफ पल्सेस विल बी सून अवेलेबल या विल सून बी अवेलेबल। पल्सेस की या दाल वाल की जो फर्दर सप्लाई है और ज्यादा जो सप्लाई है वो आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएगा। दिस टॉपिक नीड्स फर्दर डिस्कशन, इस टॉपिक पे हमें और डिस्कशन की जरूरत है। और का मतलब सीधा सीधा सेंस जो यहाँ पे जा रहा है वो क्या जा रहा है आपका, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। हमें और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या फर्दर डिस्कशन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। समझ आया? तो फार डिस्टेंस के लिए चला गया सीधा सीधा, और फर्दर आपका किसके लिए चला गया, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल सेंस। सॉर्टेड? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस इट इज वेरी सिंपल। पहले तो ऐसे समझते हैं, फर्स्ट मतलब पोजीशन में पहले, फॉरमोस्ट मतलब जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, है ना। सिंपली यही डिफरेंस है। देखो जब भी आप पर्सन या थिंग को कमिंग बिफोर ऑल इन ऑर्डर, ठीक है, जब आप किसी के पहले की चीज को ऑर्डर में सबसे पहले पुट कर देते हो, मतलब समझ लीजिए ऑर्डर में किसी भी चीज को अगर पहले पुट कर दी जाए तो वो फर्स्ट हो जाता है, वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो क्वांटिटी हो सकता है, वो प्राइस हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, या वो इंपॉर्टेंस हो सकता है ना। जैसे दिस इज माई फर्स्ट विजिट टू कोलकाता, कोलकाता की ये मेरी पहली विजिट है, हो सकता है इसके बाद दूसरी हो, लेकिन ऑर्डर में ये पहली है ना। नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे पास इंडिया के इतने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन नेहरू कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑर्डर में सारे प्राइम मिनिस्टर्स में सबसे पहले कौन बैठे, नेहरू। तो ये पोजीशन बेसिकली दिखा रहा होता है, ये क्या दिखा रहा होता है आपको सेंटेंस में, पोजीशन दिखा रहा होता है, मतलब ऑर्डर में सबसे पहले। ठीक है, अब देखो फॉरमोस्ट का मीनिंग क्या होगा, फॉरमोस्ट इंडिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडिंग और बेस्ट। इट मीन्स इंपॉर्टेंस दिखाना, है ना। जैसे आईपीएल हैज बिकम द फॉरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, है ना, तो मतलब सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में आईपीएल हैज बिकम द फॉरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, इट मींस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट टूर्नामेंट्स। इन द सेम वे दिस इज वन ऑफ द कंट्रीज फॉरमोस्ट म्यूजियम्स। ठीक है, कंट्री का बहुत सारे म्यूजियम्स में दिस इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स। ठीक है, गांधी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। आउट ऑफ द मेनी लीडर्स यू मोस्टली टॉक अबाउट महात्मा गांधी, इतने सारे लीडर्स हैं लेकिन वी टॉक मोस्टली अबाउट हुम, अबाउट महात्मा गांधी। तो बेसिकली गांधी वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। समझ आया? तो अब आप यहां पे सेंटेंस में फॉरमोस्ट को इंपॉर्टेंस को भी डिनोट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेटर, लेटेस्ट, लैटर, लास्ट। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन, सी दिस स्लाइड ऑफ द बोर्ड। देखो, अच्छा अगर हम आपसे बोले आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, तो मतलब हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो बाद में कब, पोजीशन में या टाइम में? हम क्या बोल रहे हैं, आई विल टॉक टू यू लेटर, मतलब हम टाइम में आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक, लेटर
अब हम बोल रहे हैं विच इज द लेटेस्ट न्यूज दैट यू हैव, आपके पास लेटेस्ट न्यूज कौन सी है अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो आपके पास लेटेस्ट न्यूज कौन सी है, तो आपने बोला ये वाली। तो लेटेस्ट न्यूज मतलब करंट न्यूज मतलब ये भी हमारे सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है ना, क्लियर। नेक्स्ट लैटर। अब हम बोल रहे हैं, अच्छा देखो लैटर को समझाने के लिए ना एक सीधा तरीका ऐसे देखो कि लैटर हमने लिख दिया, ठीक है। आपने फॉर्मर वर्ड सुना है, फॉर्मर का मतलब होता है पहला। अब अगर फॉर्मर पहला है तो फॉर्मर के जो बाद वाला वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या होता है, लैटर यूज होता है। तो इसका मतलब लैटर हमारे सेंटेंस में सेकंड वाले का पोजीशन बता रहा है। कैसा नो, किसका पोजीशन बता रहा है, सेकंड वाले का पोजीशन बता रहा है। सेकंड का बता रहा है ना, थर्ड का बता रहा है क्या, फोर्थ का बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है ना। अब देखो लैटर, क्योंकि फॉर्मर पहले वाले का अगर पोजीशन है तो लैटर किसका पोजीशन है, सेकंड वाले का। तो इसका मतलब लैटर आपके सेंटेंस में टाइम नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट की तरफ। अगर फर्स्ट ऑर्डर में पहले का पोजीशन है तो लास्ट ऑर्डर में आखिरी का पोजीशन है। तो इसका मतलब देखो लास्ट भी आपके सेंटेंस में क्या दिखाता है, पोजीशन। मतलब याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, लेटर और लेटेस्ट दोनों टाइम के लिए जाएंगे, लैटर और लास्ट दोनों पोजीशन के लिए जाएंगे। लैटर सिर्फ दूसरे वाले का पोजीशन बताएगा, अगर 3 लोग इन्वॉल्व हो गए तो लैटर यूज नहीं होगा, तब पोजीशन के लिए हम किसको यूज करेंगे, लास्ट को यूज करेंगे। समझ आया। चलिए अगर हम बोलें रीना केम लेटर दैन रिचा, तो हम बोल रहे हैं कि रीना टाइम में लेटर आई, मतलब बाद में, ठीक है। पुलिस क्वेश्चन मी एंड आई वाज लेटर रिलीज्ड, पुलिस ने पहले मुझसे क्वेश्चन किया और बाद में मुझे रिलीज भी कर दिया, ठीक है। तो लेटर मतलब बाद में, मतलब टाइम में बाद में, है ना। तो बेसिकली ये भी टाइम के लिए जा रहा है। लैटर इज यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन और थिंग। अब इसको समझाने के लिए हम आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम बोल रहे हैं अमोंग रवि, श्याम and Ganesh. The latter is a player. The latter is a player. अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने बोला among रवि, श्याम एंड गणेश the latter is a player, अब अगर latter पोजीशन बताता है तो किसका पोजीशन, रवि से श्याम का पोजीशन या श्याम से गणेश का पोजीशन। कुछ भी क्लियर हो रहा है क्या, देखो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना। हम तो सेकंड वाले की पोजीशंस की बात करें ना, तो वो तो रवि से श्याम भी हो सकता था, श्याम से गणेश भी हो सकता था। देखो कंफ्यूजन आ रहा है। इन दिस केस हमारा जो करेक्शन होगा वो लैटर की जगह यहां पे हो जाएगा लास्ट। हम क्या बोलेंगे, अमॉन्ग रवि, श्याम एंड गणेश द लास्ट इज अ प्लेयर। लेकिन मान लो सेंटेंस में अगर हम यहां पे ऐसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते कि बिटवीन रवि एंड श्याम the latter is a player, the latter is a player, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है या गलत, अब ये सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि अब लैटर जो है वो सेकंड वाले प्लेयर की बात कर रहा है और वो सेकंड वाला प्लेयर कौन है, श्याम। क्योंकि लैटर सेकंड का पोजीशन बताता है, थर्ड वाले का पोजीशन नहीं बताता। मतलब अगर 2 लोगों में से पोजीशन पूछा जाएगा तो अगले का पोजीशन बताने के लिए आप क्या यूज करोगे, लैटर। पहले का पोजीशन बताने के लिए क्या यूज करोगे, फॉर्मर। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो आप क्या यूज करोगे, लास्ट। समझ आया। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स कैसे लिखे गए हैं। द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग, मतलब जो मूवी का अगला हिस्सा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। शी ऑफर्ड मी मोर मनी और अ कार एंड आई चूज द लैटर, उसने मुझे ज्यादा पैसे और कार दोनों ऑफर किए और मैंने किसको चूज किया, बताइए किसको चूज किया, द लैटर वन, विच मीन यू मीन यू चोज द कार। समझ आया। सो बेसिकली लैटर पोजीशन बताता है लेकिन सेकंड वाले का, ठीक है। एक मूवी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आपको सेकंड वाली पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सॉर्टेड। नेक्स्ट वी हैव लेटेस्ट एंड लास्ट। समझा तो दिया ही है, दोनों के लिए किसके लिए जाएगा, लेटेस्ट आपका जा रहा होता है किसके लिए, टाइम के लिए, और लास्ट किसके लिए जा रहा होता है, पोजीशन के लिए। करंट यूज टू इंडिकेट टाइम, लेटेस्ट का मतलब होता है करंट टाइम या फिर इंडिकेट टाइम के लिए। द ड्रेस, दिस ड्रेस इज द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ दिस वेडिंग सीजन, दिस ड्रेस इज द लेटेस्ट ट्रेंड, ये टाइप की ड्रेस इस साल की वेडिंग सीजन की लेटेस्ट ट्रेंड में है, मतलब करंट ट्रेंड है ना। टिकटॉक इज द लेटेस्ट ट्रेंड अमॉन्ग यंगस्टर्स, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं, बनाते हो वीडियो सारे के सारे बनाते हो, है ना, या फिर देख के एंजॉय करते हो खुद को। तो टिकटॉक अगर बोला जाए तो अभी यूट्यूब से ज्यादा बच्चे टिकटॉक देख रहे होते हैं, यंगस्टर्स उसी में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। सो टिकटॉक इज द लेटेस्ट ट्रेंड अमॉन्ग यंगस्टर्स।
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लास्ट. लास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन. ही वॉज द लास्ट ऑफ द मुगल किंग्स. वो मुगल किंग्स में से लास्ट था. समझ आया? तो वो लास्ट मुगल किंग के लिए आप जब यूज करोगे पोजीशन बताने के लिए कि सारे मुगल किंग्स में वो उसका पोजीशन क्या था? लास्ट था. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, चलिए अब यहां तक तो आपकी क्लास ओवर होती है. आज हमने पढ़ लिया कि हमारे फॉर्म्स कितने होते हैं, एडजेक्टिव्स के कितने वेरिएशंस होते हैं. इन सबको पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जुड़ेंगे वो होगा आपके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस को लेकर. तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा अपने स्लाइड को. थैंक यू.